आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर या जिसको दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अगर हमारे पास ये कोई एक वेक्टर है, सपोज करो इसका नाम है कोई ए वेक्टर, और ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर है और ये है कोई बी वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर के बीच में सपोज करो कोई एक एंगल बन रहा है थीटा। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या, कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह का जब प्रोडक्ट हम कराते हैं दो वेक्टर का, तो उसका क्योंकि आंसर एक स्केलर आंसर आएगा। कैसा आंसर आएगा? स्केलर। स्केलर का मतलब हो गया कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तब हम क्या कहेंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर। इस बात का मतलब क्या है? देखो समझो, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इनका हम प्रोडक्ट करा रहे हैं। हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। अब मान लो हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करा रहे हैं। प्रोडक्ट कराने पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, या हमारा जो आंसर है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कराने पर हमारा आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तब तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से सुनो, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट करा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट करा रहे हैं वो बाद में डिसाइड करना। हम क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर का प्रोडक्ट करा रहे हैं। प्रोडक्ट कराने पर उनका आंसर अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तब हम क्या कहते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट करा रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करा रहे हैं और उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तब हम कहेंगे कि हम क्या करा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। यानी कि डॉट प्रोडक्ट के टाइम पर जो हमारा आंसर आता है वो सिंपल एक स्केलर नंबर होता है, कोई भी 2, 3, 4, 5 कोई भी यानी रियल नंबर होता है वहां पर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट? आंसर है कि क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर आंसर एक वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट कराने पर आंसर एक स्केलर आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हम फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन इनका जो आंसर आता है वो वर्क आता है। वर्क इक्वल्स टू होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट कराने पर वर्क मिला। वो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना? तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कराकर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो हम कहते हैं उन दोनों वेक्टर के बीच में जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? तो आंसर है डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है? ए डॉट बी, और ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? तो आंसर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डॉट बी, और इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, अब इस डेफिनेशन से आगे भी कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या, कॉस थीटा के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ मैग्नीट्यूड का ऐसा सिंबल बना लो। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ये जो कॉस थीटा है, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दी जाए, क्या कर दी जाए सर? 90 डिग्री कर दी जाए, तब उस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों कितनी हुआ करती है? तो आंसर 0 हुआ करती है। कितनी हुआ करती है? 0 हुआ करती है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान को देखो तो ए डॉट बी का आंसर कितना आ जाएगा? 0। कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0। तो आपको एक बड़ी डेफिनेशन ये याद हो गई कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is equals to what? 0। तब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के। ये बात आई आपको समझ में?
ये वाली बात क्लियर है? एक बार फिर से हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ये हुआ करता है। अब मैंने अपनी तरफ से थीटा की वैल्यू 90 पुट करके देखी। मैंने सोचा कि इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा तब क्या होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सब 0 हो गया। तो एक बात समझ में आई कि जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यानी ये वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप एक बात सोचो कि अगर मान लो ये हमारा आई कैप है और ये हमारा जे कैप है। आप जानते हो ये बात कि एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितने का एंगल होता है, तो आंसर है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब आई कैप और जे कैप के बीच में भी एंगल कितने का होता होगा, 90 डिग्री का। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच में कितने का एंगल हो, 90 डिग्री। अब आप जानते हो ना ये बात तो कि आई और जे क्या होता है, 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसलिए आई डॉट जे का आंसर क्या हो जाता होगा, तो आंसर है 0। ये क्लियर है? अब जैसे मान लो यहां पर हमारे पास के कैप है। अब बच्चों आप जानते हो कि जे और के, या मैं कहूँ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो जे और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते होंगे। तो जे डॉट के भी क्या हो जाता होगा, तो आंसर है 0 हो जाता होगा। ये समझ आया? ठीक है, फिर से यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मतलब आई कैप वेक्टर और के कैप वेक्टर, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, और ये के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब हमेशा आई डॉट के या के डॉट आई ये भी क्या होता होगा, तो आंसर है ये भी 0 होता होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये वाले रिजल्ट कहाँ से आए, अब ये आगे से ऐसा नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो वो a डॉट बी 0 हो जाता है। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका आंसर 0 हो जाता है। तो ऐसे ही आई और जे तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका आंसर भी 0, जे और के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, इनका आंसर 0, के डॉट आई हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका आंसर भी 0 हो जाता होगा। ये समझ आया आपको? ठीक, अब इसके बाद फिर से एक और नया कॉन्सेप्ट देखो, a डॉट बी इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साथ में क्या, कॉस थीटा। अब मैं कहता हूं कि मान लो कोई दो वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं, मान लो उनके बीच का एंगल 0 है। कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री का क्या मतलब हो गया, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास कोई बी वेक्टर है और इनके बीच में यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना, थीटा। अब ये वाला जो बी वेक्टर है बच्चों, इसको मैंने यहाँ से रोटेट कराया और यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ही लेकर आ गया। जब मैं एक ही डायरेक्शन में ही लेकर आ जाऊंगा इसको, तो जो नेट जो एंगल बनेगा वो कितना बनना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, 0 बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जब मैं बी को इधर लेकर आऊंगा ना, तो ये थीटा जो है वो कम होता जाएगा और कम होते होते कितना हो जाएगा, 0। तो अब इस केस में ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कैसा है, 0 डिग्री। ए और बी वेक्टर कैसे वेक्टर हो चुके हैं, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखकर देखें हम, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 ये हम छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं कि ये 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फिर से अगर दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, यानी कि वो पैरेलल वेक्टर अगर हैं, तो उनका ए डॉट बी, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, है ना, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तब हमें ये देखने को मिला है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आगे समझ में। अब आप एक बात सोचो कि अगर मैं मान लो ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर से ही निकालूं तब क्या होगा, ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर से ही निकालूं तो हर एक वेक्टर अपनी डायरेक्शन अपने साथ कितना एंगल बनाता है, कोई भी वेक्टर हो किसी भी डायरेक्शन में हो अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आंसर ऑलवेज 0 डिग्री बनाएगा। कोई भी वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ए डॉट ए के केस में 0 डिग्री होगा।
तो इसका मतलब 0 डिग्री है, यानी कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके, ए वेक्टर के। तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आ गई। अगर हम ए डॉट बी कराएं तो उनका आंसर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड आता है। कब, जब ए और बी कैसे हैं, पैरेलल। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ए का डॉट ए से कराऊं तो ए तो अपने आप के पैरेलल होगा ही, तो वो उस केस में इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, तो आंसर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखो ए का मैग्नीट्यूड और इंटू बी का मैग्नीट्यूड आ रहा था, अब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड आएगा। अब इससे अगर हम देखें तो ए डॉट ए क्या बन जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आगे से चैप्टर में अगर कहीं पर भी ए डॉट ए लिखा हुआ आ जाएगा तो मैं उसे क्या लिख दिया करूंगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये समझ आया, ठीक है। अब मैं आपसे बहुत छोटी सी कई चीजें पूछूंगा, छोटी छोटी सी। जैसे मान लो बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आई कैप का डॉट अगर आई कैप से ही कराएं तब इसका आंसर क्या आता होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि आई का अगर जे से कराएं तो क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इसलिए आई डॉट जे का आंसर 0 आता है, क्योंकि हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। लेकिन अगर आई का आई से ही मैं पूछ लूं तो हम क्या कहेंगे, तो हमें पता है कि आई डॉट आई का मतलब ये हो गया कि आई कैप अपने साथ एंगल कितना बना रहा होगा, तो आंसर 0 डिग्री बना रहा होगा, यानी कि आई कैप पैरेलल होगा किसके, आई कैप के। तो आई कैप इंटू आई कैप किसके इक्वल हुआ, तो आंसर जब दो वेक्टर जो कि सेम हैं उनका जब डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है तो वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये आई कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, आया ना। अच्छा, आई कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती होगी, 1 होती होगी। क्यों होती होगी, एक बार फिर से, आई डॉट आई 1 क्यों होता है, तो आंसर है कि आई डॉट आई का आई के साथ डॉट कराने पर, क्योंकि आई वाले दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, इसलिए आई डॉट आई कराने पर उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसलिए आई डॉट आई उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल लिखा। अब आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो सॉल्व करके आंसर 1 आ गया। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपसे सिमिलरली ये पूछूं, क्या पूछूं कि जे डॉट जे क्या होता होगा, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जे का डॉट मान लो हमें जे से ही कराना है, जे का डॉट जे से कराना हो या के का डॉट के से कराना हो, तो जे डॉट जे का मतलब तो सर ये हो गया ना कि जे के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, यानी कि जे के साथ कैसा होगा, पैरेलल होगा, तो इन दोनों का डॉट किसके इक्वल होगा, तो आंसर इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है तो 1 के इक्वल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली के डॉट के किसके इक्वल होगा, तो आंसर के कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, या हम कहें 1 के स्क्वायर के, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता होगा, के डॉट के भी 1 होता होगा, क्योंकि इनके बीच के एंगल 0 डिग्री के होते होंगे। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होते होंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच के एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, क्या कि ये जो रिजल्ट हैं, जो ये मैंने आपको सारे बता दिए, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ए का डॉट बी से कराए या बी का डॉट ए से कराए, वो दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि उस केस में जो एंगल की वैल्यू है वो सेम ही हो जाती होंगी, ठीक है। ए का बी, अगर मैं ये कहूँ ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, या मैं ये कहूँ कि बी ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए अच्छी तरह से फॉलो होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ओवर एडिशन। अगर हम देखें तो जैसे b प्लस सी कहीं पर लिखा हुआ है तो आप a का डॉट b से कराओ, फिर a का डॉट c से कराओ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओवर एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होते हैं, इन दोनों बातों को फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बताता हूँ। मान लो बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई एक वेक्टर है जो कि है a वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर है, a वेक्टर, ठीक है। और मान लो मैं कहता हूं यहां पर कोई एक वेक्टर बन रहा है जो है बी वेक्टर,
और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर पर हमारा जो बी वेक्टर है उसको प्रोजेक्ट कराना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? प्रोजेक्ट कराना चाहता हूं। तो प्रोजेक्ट कराने का मतलब क्या हो गया सर? प्रोजेक्ट कराने का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा बी वेक्टर है इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से ऐसे लेकर आऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा और इसके ऊपर लाकर रख दूंगा, ठीक है। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, मैंने बी वेक्टर को उठाकर ए पर प्रोजेक्ट करा दिया, ठीक है। क्या करा दिया? प्रोजेक्ट करा दिया। ये बात आ गई आपको समझ में? मैंने क्या करा दिया? प्रोजेक्ट करा दिया। तो अब मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यहां पर समझाता हूं डेफिनेशन के साथ, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सुनो ध्यान से। ये बच्चों बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को मैं यहां पर प्रोजेक्ट करने वाला हूं। जब मैं इस बी वेक्टर को यहां प्रोजेक्ट कर दूंगा तो ये बी वेक्टर प्रोजेक्ट होने के बाद मान लो कोई पी वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है। किससे डिनोट किया जा रहा है? पी वेक्टर से। सुनना ध्यान से, ये जो ए बी वेक्टर है जब ये यहां से प्रोजेक्ट होकर यहां आ जाएगा तो मैंने इसी ए बी वेक्टर को क्या नाम दे दिया है? सी वेक्टर, पी वेक्टर। क्या नाम दे दिया है? पी वेक्टर। अब एक बार फिर से, जब ये ए बी वेक्टर इस बी ए सी के ऊपर आ जाएगा, ये ए पॉइंट तो वही है, बस ये बी वाला पॉइंट यहां से यहां आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये बी वाला जो पॉइंट है ये यहां से इसको हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं और रोटेट कराकर इसको यहां लाकर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर है ए सी वेक्टर के ही इक्वल होगा, ये जो ए सी वेक्टर है। और ए सी वेक्टर को हम किससे दिखा रहे हैं? पी से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पहले ए बी वेक्टर था, जो हमारा पहले कौन सा वेक्टर था? ए बी वेक्टर। अब वो ए बी वेक्टर जब प्रोजेक्ट हो गया तो उसका एक नया नाम रख दिया गया है, क्या? पी वेक्टर, ठीक है। तो अब बच्चों अगर आप देखो तो जब ये ए बी वेक्टर यहाँ आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा। किस में चेंज होगा? तो आंसर है डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। फिर से, ए बी वेक्टर की अभी डायरेक्शन कहाँ है? ये है। लेकिन अगर जब मैं इसको प्रोजेक्ट करा दूंगा इस एल लाइन पर तब ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो आंसर है जो इस एल लाइन की डायरेक्शन है। पहले तो ए बी अपनी डायरेक्शन में था, एल लाइन अपनी डायरेक्शन में थी। अगर ए बी को एल पर लेकर आ गए तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो चुकी होगी? जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो जब ये यहां पर आ जाएगा तो ए बी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट डायरेक्शन हम किसकी लिखेंगे? एल की डायरेक्शन। तो एल की डायरेक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पी कैप से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो अब नया वेक्टर है हमारा, जो ए बी वेक्टर है जो कि यहाँ आ चुका है, वो किसके इक्वल होगा? ए बी वेक्टर। और इसके साथ डायरेक्शन दिखाने के लिए किसको यूज करोगे? पी कैप को। पी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एल। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो ए वेक्टर है अगर मैं इसको यहाँ प्रोजेक्ट करा दूं बी वेक्टर पर, ठीक है, प्रोजेक्शन करा रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ किसका? ए वेक्टर का। किस पर? बी वेक्टर पर। तब उस केस में ध्यान रखो बच्चों, जब ए का यहाँ प्रोजेक्शन करा दोगे ना तो ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ए का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट डायरेक्शन उसमें किसकी आ चुकी होगी? तो आंसर है बी वेक्टर की डायरेक्शन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए को जब यहाँ प्रोजेक्ट कराओगे तो ए का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट डायरेक्शन किसकी आ चुकी होगी? बी वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ए वेक्टर को जब हम यहाँ लाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो ए ही रहेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। और बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे बी कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ए डॉट बी कैप को आप कैसे लिखते हो? बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हो। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हो? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आंसर कितना आ जाएगा? ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब मैं इसका उल्टा पूछता हूँ, चलो आपसे, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और मान लो ये कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब मैं कहता हूँ इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर कराओ, तो बताओ जो हमारे पास वेक्टर आएगा उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आंसर है बी वेक्टर जब यहाँ आएगा
तो उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो चुकी होगी। हाँ या ना, ये समझ आ गया। तो अब यहाँ पर बी वेक्टर ऐसे ही ठीक है, और ए कैप जो है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहेगा। ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो फिर से मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है सी वेक्टर, और ये मान लो कोई वेक्टर है डी वेक्टर। अब मैं सी वेक्टर का प्रोजेक्शन डी वेक्टर पर कराऊं, उल्टा सी का डी पर करा रहा हूं। तो जब सी का डी पर कराओगे तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो मैग्नीट्यूड तो इसका वही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी होगी, जो डी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो सी को जब यहाँ ले जाएंगे तो सी तो ऐसे ही रहेगा, सी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, डी वेक्टर की डायरेक्शन। तो उस केस में क्या आएगा, डी का डी वेक्टर अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कराते हैं तो वो वेक्टर तो ऐसे ही रहता है, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो बी कैप को आप लोग बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कहते हो। इस तरह से आप प्रोजेक्शन करा सकते हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहाँ पर भी हमने एक लाइन लिखी हुई है, इसका भी मीनिंग समझ लो। वो कह रहा है कि अगर कोई पी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द लाइन एल, इस एल लाइन की डायरेक्शन को जब भी आपको दिखाना हो तो आप पी कैप को यूज करोगे। तो आप जब इस वेक्टर को यहाँ नीचे लेकर आ रहे हो, मान लो कोई ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो अगर आप इस ए वेक्टर को नीचे लेकर आते हो तो बताओ जब ये इसका प्रोजेक्शन कराओगे तो जो वेक्टर वहाँ पर होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आंसर, जो वेक्टर यहाँ आया है वो वेक्टर तो वही वेक्टर रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में आ जाएगी, एल की डायरेक्शन में। और एल की डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, पी कैप से। तो इसलिए जो नया वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय पी कैप। ठीक है, इस तरह से आप प्रोजेक्शन करा सकते हो। तो बच्चों आपने डॉट प्रोडक्ट देख लिया क्या होता है। आपने डॉट प्रोडक्ट क्या सीख लिया कि अगर दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के इक्वल हुआ करता है। तो इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आसानी से करा पाओगे। तो मैं आपके सामने एक्सरसाइज 10.1 के जो वेक्टर 10.3 के जो वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं उनके सामने आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपको बातें ज़्यादा समझ आएंगी। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 2। ठीक है, और ए डॉट बी भी बच्चों हमें गिवन है कितना, √6। ठीक है, इस तरह से है। तो इसको करना देखो कितना आसान है। हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता है, ए डॉट बी इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा, ए डॉट बी क्वेश्चन में गिवन है कितना, √6। ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड कितना, 2, और साथ में क्या, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा हमें निकालना है। √6 ऐसे ही ठीक है, ये √3 और √2 नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो √3 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, √2 और नीचे 2। ठीक है, और √2 से ये कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम, तो हमारे पास 1/√2 बचा। ठीक है, क्या बचा, 1/√2 और इक्वल टू में कॉस थीटा चल रहा है, और 1/√2 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। कितना आंसर आ जाएगा, π/4। ये हमारे पास एंगल निकल कर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर उसने ए डॉट बी गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है। इसको इधर लेकर आओ, सॉल्व करोगे, आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास डॉट कराने के लिए आया i कैप -2j कैप +3k कैप। ये मान लो कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक और हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लो 3i कैप -2j कैप +k कैप। और हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का डॉट कराना है। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट कैसे कराएं सर, ये तो बहुत ही आसान है। देखो डॉट 3i कैप -2j कैप +k कैप, ऐसे है।
अब इन दोनों का डॉट कैसे कराओगे? तो हमने ये पढ़ा है कि आई डॉट आई कराते हैं तो उसका आंसर 1 होता है, आई डॉट जे कराते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ये आपने पढ़ा है ना? अब ये हमने देखा था कि अगर हम आई डॉट आई कराएं तो आई डॉट आई कराने पर तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये हमने देखा। और आई डॉट जे कराने पर आंसर देखो, आई डॉट जे कराओ या जे डॉट के कराओ, इन सब के आंसर 0 आते हैं। जबकि आई डॉट आई कराने पर आंसर 1 आता है, जे डॉट जे कराने पर आंसर 1 आता है। तो इसलिए जब बच्चों आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना, आई का आई से कराओगे तो 1 आएगा, लेकिन आई का जब जे से कराओगे तो 0 हो जाएगा, आई का के से कराओगे तो 0 हो जाएगा। तो हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 वाले लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ कौन कौन से लिखेंगे? तो आंसर है आई का आई से कराएंगे, आई का जे और के से कराएंगे ही नहीं क्योंकि वो तो 0 हो जाना है। ऐसे ही जे का जब कराएंगे तो आई से नहीं कराएंगे, जे का सिर्फ जे से कराएंगे, क्योंकि जे का आई से और के से कराने पर प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप आई वाले का आई वाले से कराओ। तो आई वाले का आई से कराओगे तो देखो 1 इंटू 3 और आई डॉट आई 1। अब ऐसे जे वाले का जे से कराओ तो -2 इंटू -2 कितना? +4। और जे डॉट जे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब के वाले का के से कराओ तो 3 इंटू 1 कितना? 3, और के का के से चल रहा होगा तो वो तो 1 हो गया होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर देखो कितना आएगा? 3 और 3 6 और 4 कितना? 10। तो ए डॉट बी का जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 10 आया। अब बच्चों आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका आंसर एक स्केलर आंसर होता है। कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात ध्यान रखो, कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ये बात आई आपको समझ में? तो जब भी अब आगे से कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए आएगा तो सिर्फ आई के नंबर का, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई वाले से कराओ, जे वाले का जे से करा दो, के वाले का के से। सॉल्व करने पर आपके पास एक स्केलर नंबर क्वांटिटी बची होगी। ठीक है, इस तरह से आप करा सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।